हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा जो 2019 में होता फरवरी में, और ये 2017 की मुख्य परीक्षा है जो कि कंडक्ट हुई थी 17 फरवरी 2019 को। और ये संपूर्ण हल प्रश्न पत्र यहाँ पे देखेंगे और सॉल्व पेपर देखेंगे क्योंकि 17 फरवरी को हुआ था। और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जितने भी समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम हुए हैं 2010 से 2017 तक, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 पेपर मिलेंगे आपको, और जो कि आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए फ्रेंड्स, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पे साझा अवश्य करें। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप टेलीग्राम पे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्टडी विद एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्राचीन इतिहास का है जो कि आया था हड़प्पा संस्कृत, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। यहाँ पे इनके जो यानी कि खोज करता है इनके बारे में दिया गया है। और हड़प्पा संस्कृति की बात की जाए तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और 1923-24 और 24-25 भी दे देते हैं, ये सही हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा संस्कृत, दयाराम साहनी। और हस्तिनापुर की बात की तो बीबी लाल, हस्तिनापुर बीबी लाल, यानी कि बी का 4th हो जाएगा। और बीबी लाल ने 1950 से 52 के समय में इसके ये खोज की थी। तक्षशिला की बात की जाए तो जॉन मार्शल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सी का 2nd हो जाएगा। और कौशाम्बी NG मजूमदार, तो 1936 से 37। कभी कभी इसका असेंडिंग ऑर्डर आ सकता है, हो सकता है आने वाले समय में दे दें सबसे पहले किसकी खोज हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हड़प्पा संस्कृत आई, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे नहीं, सबसे पहले एक तरह से देखा जाए तो तक्षशिला आया, क्योंकि तक्षशिला 1913, यानी तक्षशिला, फिर हड़प्पा संस्कृत, और फिर उसके बाद आपका कौशाम्बी, और देन आफ्टर दैट सबसे लास्ट में आएगा आपका हस्तिनापुर। तो ये भी आपको याद कर लेना है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो तक्षशिला, हड़प्पा संस्कृत, कौशाम्बी और हस्तिनापुर घटते हुए क्रम में, और इसका जो कूट सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लाइक करना ना भूलें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड क्वेश्चन है, कूट है, और इसमें भी मौर्यकाल से क्वेश्चन आया है, तो सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो आप चैनल पे बने रहें। और यहाँ पे देख लेते हैं डिमेट्रियस, और कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि शासक हैं, यूनानी शासक, उसका आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे ए का 3रा हो जाएगा, डिमेट्रियस हिंद यूनानी था, ऑप्शन नंबर 3 ए का। और बी का 4था हो जाएगा, यानी कि रुद्रदामन जो थे शक थे, और गोंडोफर्नीज, जो गोंडोफर्नीज थे वो पल्लव थे। और विम की बात की जाए तो कुषाण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो 16 जनपद थे उनमें से भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें अंगकल, चंपा, और यहाँ पे वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर, ये सुमेलित हैं जो कि सही हैं। और कौशल जो वर्तमान में फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या के नाम से प्रचलित है, और यहाँ पे अभी 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री राम की आधारशिला रखेंगे। और इसकी राजधानी की बात की जाए कौशल की तो श्रावस्ती थी, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं श्रावस्ती। और पही छत्र की बात की जाए तो पांचाल प्रदेश की राजधानी थी, ये आपको याद होना चाहिए। और जो 16 महाजनपद थे उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उन्हें अवश्य देख लें एक बार, या हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के रूप में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जैन बौद्ध शैव धर्म से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम के जागृत कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थी घर हुआ था, यानी कि
महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। और इनकी बहन जो थी चेटक, और महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, जो कि 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जीवग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये महत्वपूर्ण है, ऋजुपालिका नदी के तट पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है किस नदी के तट पे, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं बुद्ध जी से, और यहाँ पे महावीर जी से पूछा गया। तो ऋजुपालिका नदी के तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पे शाल का वृक्ष भी कभी कभी पूछ लेता, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, शाल का वृक्ष, और कैवल की प्राप्ति हुई। और जो इन्हें फॉलोअर्स इनके होते हैं यानी महावीर जी के, उन्हें कैवलिन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कैवलिन। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगला है कूट से क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सातवाहन काल से है क्वेश्चन। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण यहाँ पे दिया गया है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं, और यहाँ पे स्पष्टीकरण है और व्याख्या दोनों ही सही है। सातवाहन युग में दक्षिणी भारत में प्राकृत व संस्कृत दोनों ही भाषाओं का समान रूप से विकास होता है। सातवाहन राजाओं ने संस्कृत के साथ अन्य लोक भाषाओं जैसे कि पैसाची प्राकृत, ये भी आपको याद होना चाहिए, पैसाची और ये की प्राकृत भाषा है, इत्यादि को भी साहित्य रचना के लिए अपनाया। और जो सातवाहन की राजभाषा क्या थी, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, तो इनकी जो राजभाषा थी प्राकृत है। जैसे कि भारत की वर्तमान में राजभाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, राजभाषा है जो कि हिंदी। और इसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 350 महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। और राज्य की भाषा के विकास के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, हो सकता है आगे आ भी जाए ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, दिनार कहा जाता था। और गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कहा जाता है। इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, यानी यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा है तो दिनार कहलाए, और यहाँ पे यदि चांदी के सिक्के कर दे, यहाँ पे क्वेश्चन एडिट कर दे एग्जामिनर, यदि चांदी कर दे तो आपका आंसर क्या बदल जाएगा, फिर दिनार की जगह पे ना होकर रूपक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फिर बदल जाएगा, यानी कि रूपक कहलाएंगे। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन बदल सकता है, फ्रेमिंग चेंज कर सकता है एग्जामिनर, थोड़ा सा भी चकड़ हुआ, तो यहाँ से यदि आप ये रट के जाएंगे तो गलत करके आएंगे। और चांदी के सिक्के से क्वेश्चन इस बार बन सकता है, क्योंकि वर्तमान में चांदी ने इतिहास के जितने भी सारे रिकॉर्ड थे पीछे कर दिए, 50,000 के 60,000 तक चांदी वर्तमान इसका रेट है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। और प्रथम गुप्त शासक मैंने आपको बता दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका विक्रमादित्य नाम था, और उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास से, जो कि युद्ध हैं और इनके वर्ष दिए गए हैं, तो इन्हें आपको सही बताना कौन से किस वर्ष में हुआ था। तो चंदावर का युद्ध चंद्रवाण जिसे कहते हैं 1194 में कहाँ पे हुआ था? कन्नौज के निकट हुआ, यानी कन्नौज के जो नरेश थे जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं कि चंदावर का युद्ध, कभी कभी चंदवाड़, यहाँ पे देखिए चंदवाड़ दे दिया है और चंदावर, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो ये होता कब है? 1194 में। किसके मध्य होता है? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। और तैमूर आक्रमण किसके मध्य होता है? उत्तर भारत में आक्रमण किया जाता है, जो तुगलक साम्राज्य की पतन हो जाता है इधर से, और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासक के रूप में सत्ता केंद्र में शासित हो जाती है। कालीकोटा की बात की जाए तो 1565 ईस्वी में होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। दक्षिण के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच में होती है 1565, ये महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य और इसके बीच में होता है, बिटवीन दक्षिण के सुल्तान, ये आपको याद करना है, दक्षिण के सुल्तान। घाघरा के युद्ध होता है बाबर और अफगानों के मध्य होता है। घाघरा के युद्ध पूछा जाता है बाबर
और अफगान के मध्य होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूची दी गई है, 1-2 को मिलाना है और यहाँ पे कूट है वल्लभाचार्य और इनके दर्शन की बात कीजिए। ये वल्लभाचार्य है पुष्टि मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। माधवाचार्य की बात की जाए तो द्वैतवाद हो जाएगा। शंकर की बात की जाए अद्वैतवाद हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कूट। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो लेडेन और रस्किन के द्वारा किया गया। बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। महत्वपूर्ण है, तुर्की भाषा में लिखी गई है ये। और मूल शीर्षक इसका तुझके बाबरी, जो कि 1810 में लेडेन रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुसैन अली और अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा सिकों को दिल्ली में दफनाया गया। औरंगजेब द्वारा की गई नृशंस हत्या 1659 में इनकी हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, जो कि इनका भाई था। इन्हीं के बीच में जो लड़ाई होती है किसके, जो शामूगढ़ होता है, शामूगढ़ के ही युद्ध में ही ये उत्तराधिकार का युद्ध था, जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होती है 1658 में। और 1658 में होती है इनकी युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। तभी इसके बाद ये हत्या कर देता है दारा शिकोह की और 1659 में दिल्ली में इनकी समाधि बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यहाँ पे भी एक कूट दिया गया है, युद्ध दिए गए और अगला देखिए इसमें दे भी दिया गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हुआ था दौराहा या दोहरिया, 1532 में होता है, ये 1532 में होता है। हुमायूं और अफगानों के बीच में होता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। चौसा का युद्ध कह लो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। कन्नौज का युद्ध होता है जो कि 1540 में। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 में होता है। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। और शामूगढ़ की बात मैंने आपको बता दी है, 1658 में, सॉरी 1500 नहीं है, 1658। और कन्नौज का युद्ध किसके बीच में होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। और चौसा का हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में होता है। और चौसा के युद्ध में हुमायूं परास्त होता है, शेरशाह सूरी दोनों में ही इन्हें हराता है हुमायूं को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब ही जाना जाता है, और क्योंकि ये धार्मिक कट्टरपंथी था, जिंदा पीर की संज्ञा इसे ही दी गई। आधुनिक भारत से प्रश्न है अगला, जो कि नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेवली योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1944 को आता है। 8 अगस्त 1940 को आता है। बेवली योजना की बात की जाए तो सबसे लास्ट में आती है 14 जून 1945 बेवली योजना। और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, मार्च 1942 में। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। अगला कूट है, और यहाँ पे जो वर्ष और राजनीतिक दल की बात की गई है इसे भी मिलाना है। राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 सभी को पता होगा, और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी स्थापना। पहले अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और भारतीय जनसंघ 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल की बात की जाए तो 1925 में। और AIADMK की बात की जाए तो 1972 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये बाद में NDA बना, और NDA कुछ पार्टियों के साथ मिलकर बनती है, BJP जिसमें है। इस तरह से आपको चीज़ समझनी है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को
छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम, चाय की बात की गई है और चीन से, तो 1813 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, कूट है, उसके शीर्षक की बात की गई है, लेखक की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा या मैं आपको बता देता हूँ फास्ट। वीडी सावरकर किसने लिखी? वीडी सावरकर जो कि लेखक है, किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और 1909 में लिखा है इन्होंने। और आरसी मजूमदार, रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और एस बी चौधरी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अशोक मेहता की बात की जाए, द ग्रेट रिबेलियन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लाहौर प्रस्ताव कब आता है और किसके द्वारा? फजलुल हक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, फजलुल हक लाते हैं 1940 में। पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी 1938 में लाते हैं, और गांधीयन प्लान 1944 में एस.एन. अग्रवाल, और विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार, यहाँ पे कथन कारण है, और ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो कारण ये दिया गया, और कथन मैंने आपको बता दिया 1932 की बात। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं, कथन भी सही, कारण भी सही, परंतु इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर, अब यहाँ से भूगोल के क्वेश्चंस हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोन नदी। और ये कहाँ से निकलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आ जाती है और बिहार में प्रवेश करती है। तब उसके बाद बिहार में पटना नामक जो शहर है, उसके मध्य ये गंगा से मिल जाती है। और सबसे बड़ी जो जल ग्रहण करने वाली नदी है सोन है, फिर उसके बाद गंडक है, फर्स्ट पे ये है। कभी कभी सोन को ना ऑप्शन में देकर और भी कोई रख सकता है। सेकंड पे गंडक है, फिर थर्ड पे रामगंगा है, और फोर्थ पे फिर महानदी है, महानंदा सॉरी। मलपुज्जा किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर इसका जो सी सही हो जाएगा, मलमपुजा। तो किस राज्य में है? केरल। चेरू थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार, यह भी केरल में ही अवस्थित है, इडुक्की जिले में है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। अब चित्रकूट जलप्रपात से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, और ये आया हुआ है, आगे आने की भी संभावना है, क्योंकि ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया है और समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में भी आया है ये प्रश्न। सोच सकते हैं कि ये मत सोचिए कि किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन कहीं पे भी ये चिपका देते हैं। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन जो हो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर अवश्य सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस्तर ना देखे छत्तीसगढ़ दे सकते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी घाट के यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएंगे। यह एक ब्रह्मसोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसार से आच्छादित है। यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? फसल पौधारोपण सर्वाधिक उत्पादक राज्य की बात की गई है यहाँ पे, तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो जूट की बात की जाए, पश्चिम बंगाल सही है, चाय असम सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश सही है, रबड़ हिमाचल प्रदेश दिया गया जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और रबड़ के वृक्ष हिमालय प्रदेश में नहीं होते हैं, और ये भारत के केरल राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? आप सभी को पता होगा, वर्तमान में जो जिसका मौसम है धान की, और आ भी सकता है। और धान कैसी फसल है, रबी की है, खरीफ की है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
अगला प्रश्न है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। और कहां पर है? सोनभद्र। सोनभद्र से और एक क्वेश्चन आता है, कितने राज्यों की सीमाएं छूती है? यहाँ पे एक और है, सोनभद्र में छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से इसकी सीमा छूती है, पहली चीज। और एक रिहंद परियोजना सोनभद्र में ही है। एक और क्वेश्चन यही आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी, केरल। और वर्तमान में जितने भी मसाले हैं, कोरोना के कारण यानी कि जो कोविड है इसके चलते ये मसाले जो कि भारतीय मसाले हैं उनका निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जितने भी देश हैं भारत से मसालों का निर्यात कर रहे हैं, तो आयात कर रहे हैं, हम लोग निर्यात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे वहाँ निर्यात इसकी बढ़ गई है भारतीय मसालों का विश्व में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लौह अयस्क गुट्टूर। सी नहीं है। सोनार कोलार सही है, कोयला झरिया, हीरा पन्ना ये खान है। और जो लौह की बात की, लौह अयस्क के जो उत्पादन में अग्रणी जो है बोनोई है, जो कि उड़ीसा में है। क्योंझार, मयूरभंज ऐसे सब आते हैं। और गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है। लौह अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उड़ीसा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। तो यह दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए, चीनी उद्योग, गन्ने उद्योग की बात नहीं कर रहे, चीनी उद्योग की बात कर रहा है। तो क्योंकि वहाँ पे दक्षिण भारत में जैसे कि चीनी में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र प्रथम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिलें ज़्यादा हैं, बड़ी मिलें हैं। और उत्तर प्रदेश गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, परंतु यहाँ मिलें जो हैं कम है। यहाँ पे 63 मिलें हैं उत्तर प्रदेश में, तब भी हम लोग पीछे हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी इकाई की मिलें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गन्ना की बात पूछी जाए उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, चीनी की बात की जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में नहीं है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में है। अगला प्रश्न है, तत्व है और सूची एक को दूसरे मिलाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऑप्शन बता देता हूँ। हीरा कार्बन होता है, संगमरमर कैल्शियम होता है। हीरा में कार्बन होता है और संगमरमर में कैल्शियम होता है, और रेत में सिलिकॉन होता है, और माणिक जिसे रूबी कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी सही हो जाएगा। लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाली और लोम्बोक के मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो लोम्बोक जल डमरू है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, जो जावा सागर है, जावा सागर को हिंद महासागर से ये जोड़ता है। अगला है, कौन सी इनमें से कौन गर्म धारा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्राजील की धारा गर्म धारा है, बाकी जो फॉकलैंड है, लेब्राडोर है, कनारी की धारा ठंडी है। इसका आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आज ही शाम को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो जैसा कि उत्तर प्रदेश दरोगा आने वाला है, जेल वार्डन है, जीएस सामान्य अध्ययन के आपको मोर देन 20,000 क्वेश्चन वो भी डिटेल से सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो प्राथमिक निर्यातक देश हैं उनके बारे में है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और चाड पेट्रोलियम के लिए प्रमुख है। नाइजर की बात की जाए तो नाइजर में यूरेनियम होता है। रवांडा की बात की जाए काफ़ी कहवा है। बेनिन की बात की जाए, सॉरी मैं बता सही रहा हूँ, थोड़ा गलत हो गया। रवांडा की बात की जाए तो कहवा है, और बेनिन की बात की जाए तो कपास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा तेल हम किस देश से आयात करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इन्हें सर्च करके बताना चाहूँ तो मैं बता दूँ, मगर आप जब सर्च करेंगे तो आपकी क्यूरियोसिटी जगेगी और एक से दो चीज़ें और आपको पता चलेंगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं। और अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सऊदी अरब। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? अगला प्रश्न है, जो कि
ब्राज़ील है, और सबसे सर्वाधिक उत्पादक ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया। कभी कभी ब्राज़ील ना देके वियतनाम दे देते हैं। अभी आगामी परीक्षाओं जैसे प्रॉपर पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ब्राज़ील ना देके वियतनाम को दे दिया था। तो ये आपको चार देश याद रखने हैं, ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया, ये दक्षिणी अमेरिका का देश है कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। तो ये है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया सर्वाधिक देश जो कॉफ़ी उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम नहीं है। रूस में प्राकृतिक संसाधन जो कि खनिज तेल, कोयला, लौह, स्वर्ण, रजत, निकल, कॉपर, क्रोमियम आदि चीज़ें पाई जाती हैं, किंतु यूरेनियम उपलब्धता पर्याप्त नहीं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगला सॉल्व पेपर आपको जो मिलेगा हिंदी का मिलेगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सब आपको यहाँ पे हल करा दीजिए, वो भी डिटेल से, और एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी में तो 60 में 60 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें और वीडियो को साझा करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।